जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों खैरियत से हैं आप? क्या पढ़ रहे थे पता नहीं। हम कुछ याद है हमें? हम्म, हम डिस्कस कर रहे थे बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, राइट? और बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हमने आपको बताया है कि इसका एक ओवरव्यू दिया, और ओवरव्यू में हमने जो बातें बताई अगर हम यहीं से देखें, वी हैड अ गुड डिस्कशन एक दो हमारी वेबिनार्स में। तो बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, इसके अंदर हमारे पास, हम स्टार्ट करते हैं हमारे सिलेबस के जो मेजर एरियाज हैं उसमें बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, फॉरेक्स एंड रिस्क हेजिंग है, शेयर वैल्यूएशन एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशन है। ये चार मेन एरिया हैं। बाकी भी हमारे पास एरियाज हैं, फोरकास्टिंग है, रेशियो एनालिसिस है, थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल है, डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन है, उनको हम अदर्स में ट्रीट करते हैं। बट देयर आर फोर मेजर एरियाज दैट वी हैव टू फोकस ऑन, and that constitute 85 to 90% of our syllabus. One, basic investment appraisal, जहाँ से आप पढ़ के आए हैं अपने कैफ में, which is analysis, appraisal, evaluation of investment decisions, right? और उसी के अंदर फिर और उसके अलाइड टॉपिक्स भी हैं। वहीं से हम स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन, सो दैट विच यू आर फेमिलियर विद, आप पढ़ के आए हुए हैं। एनपीवी, आईआरआर, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स, तो टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से ये टॉपिक, ये एरिया, नॉट द टॉपिक, ये एक मेजर एरिया है। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनमें स्टार्ट होता है पहला टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, जिसमें हमें पता है मेजर टेक्निक टूल कौन सी है, वो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। पे बैक पीरियड तो हमें पता है एक छोटा सा मेथड है जिसके थ्रू हम ये जस्ट जानते हैं कि हमें कितना टाइम चाहिए इन इन गेटिंग आवर प्रिंसिपल बैक। द टाइम रिक्वायर्ड टू पे बैक आवर प्रिंसिपल इज कॉल्ड द पे बैक पीरियड मेथड। और ये मेथड कंप्लीट मेथड नहीं है, ये स्क्रीनिंग के तौर पर यूज होता है। बेसिक टेक्निक्स हमारी डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स हैं। रॉस टेक्निक हम पढ़ लेते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली यूज बहुत कम होती है। ये हमें बताती है कि आपकी जो है इन्वेस्टमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको कितना अकाउंटिंग रिटर्न देगी, एग्जैक्टली लाइक द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे आप जो है रॉस निकालते हैं अपने बिजनेस के लिए कि एवरेज कैपिटल डिप्लॉयड कितना था, कितना मैंने प्रॉफिट अर्न किया। तो बहरहाल इसकी डिस्कशन हम करेंगे बाद में किसी दिन। लेकिन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स की डिटेल से ये मेथड स्टार्ट होता है। एआरआर टेक्निक हो गई, उसके बाद पे बैक पीरियड की हमने बात की। पे बैक पीरियड दो तरह के होते हैं, सिंपल और डिस्काउंटेड। एआरआर टेक्निक को फिर मैं ये कह देता हूँ कि ये इसलिए डिस्कार्ड हो गई कि कैश फ्लो की बेसिस पे नहीं है, ये अकाउंटिंग प्रॉफिट्स की बेसिस पे, और अकाउंटिंग प्रॉफिट्स आर सब्जेक्ट टू अ लॉट ऑफ अकाउंटिंग अजम्पशंस, जैसे डेप्रिसिएशन की पॉलिसी, जैसे स्टॉक वैल्यूएशन की पॉलिसी, जैसे आपकी फिक्स एसेट्स की वैल्यूएशन पॉलिसी, बहुत सारी अकाउंटिंग, आपकी बैड डेट्स की कैलकुलेशंस, प्रोविजन, सब्जेक्ट टू लॉट ऑफ प्रोविजंस एंड एस्टीमेट्स होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट। और अकाउंटिंग प्रॉफिट की बेसिस पे हम अगर ये कहें कि मेरी इन्वेस्टमेंट ने इतना रिटर्न दिया वर्सेस मेरा ये टारगेट है, उससे हमारा दिल मुतमईन नहीं होता। क्योंकि असल जो चीज़ है, आई थिंक द की इज कि कैश कितना प्रोजेक्ट ने जनरेट किया। यू कैन बुक अ लॉट ऑफ सेल्स, but if you do not recover and they ultimately become bad debts, that's not a tangible benefit, you know. So accounting profits से ज़्यादा investment perspective से जब भी आप बात करते हैं, so you look at the cash flow and the cash flow potential of a project or a company. ये हम आगे भी ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा जब हम शेयर वैल्यूएशन, मर्जर्स एंड एक्विजिशन में जाते हैं। वहाँ भी हमारी फेवरेट टेक्निक होती है डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। कैश फ्लो की बेसिस पे, यानी कंपनी की वैल्यूएशन, कैश फ्लो की बेसिस पे प्रोजेक्ट की असेसमेंट, या हम प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन कर रहे हैं कैश फ्लो की बेसिस पे। तो दो टेक्निक्स हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, एनपीवी एंड आईआरआर, उसकी डिस्कशन हमने की है। ये मैं रिफ्रेश करा रहा हूँ, ये लास्ट वेबिनार्स में हम ये बातें कर चुके हैं और अब तक आप ये सारे लेक्चर्स देख भी चुके होंगे। इन वेबिनार्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? इज टू गिव यू एन ओवरव्यू of what you are going to see in the lectures. This is not a replacement of the lectures. Lectures आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो देखेंगे, और फिर मुझसे आके क्वेश्चन आंसर करेंगे। कोई बात आपके जज्बात एहसासात से टकरा गई तो आप फौरन आके मुझसे डिस्कस करेंगे और हम उसको क्लियर करेंगे। अनआंसर्ड क्वेश्चंस और ऐसे एहसासात, जज्बात जो आपके हो गए कहीं, उनको डिस्कस करेंगे। आई हैव गॉट 2 or 3 क्यूरीज जो मुझे व्हाट्सएप पे भी आई हुई हैं, वो भी मैं अभी आंसर करूंगा। हमारा तरीकाकार ये होता है कि हम पहले टॉपिक की डिस्कशन कर लेते हैं, फिर मैं Q&A सेशन करते हैं जिसमें जो क्वेश्चंस मेरे पास व्हाट्सएप पे आए हुए हैं मैं उस पर भी रिस्पॉन्ड करता हूँ, यहाँ भी करता हूँ। एंड दिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू गेट आंसर्स टू योर क्यूरीज।
तो अब वापस आ गए डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स में। हम यहाँ क्या पढ़ते हैं? हम यहाँ कैश फ्लो डिटर्मिनेशन पढ़ते हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स में दो मोटी चीजें हैं, चाहे एनपीवी हो चाहे आईआरआर हो, आपको दो चीजें चाहिए, कैश फ्लोस चाहिए और डिस्काउंट रेट चाहिए। एनपीवी में कैश फ्लोस की डिस्काउंटिंग करते हैं तो एनपीवी निकलती है। आईआरआर में कैश फ्लोस की बेसिस पे आईआरआर निकालते हैं, उस आईआरआर का अचार डालेंगे जब तक कि हम उसे कंपेयर ना करें किससे, और कंपेयर किससे करेंगे? दैट्स द रिक्वायर्ड रेट, दैट्स द डिस्काउंट रेट। तो चाहे आईआरआर टेक्निक हो चाहे एनपीवी टेक्निक हो, दोनों में यू नीड टू थिंग्स, कैश फ्लोस एंड यू नीड द रिक्वायर्ड रेट, जिसे डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। तो रिक्वायर्ड रेट और कैश फ्लोस, कैश फ्लो डिटर्मिनेशन इज पार्ट ऑफ your basic investment appraisal, required rate determination is part of your advanced investment appraisal। तो यहां हम पढ़ते हैं कैश फ्लो डिटर्मिनेशन, और उसके आपने क्वेश्चंस देखे हैं, डूज एंड उसके डोंट्स हमने पढ़े, हमने रेलेवेंट कैश फ्लोस, इररेलेवेंट कैश फ्लोस की सारी बातें आपको मिलती हैं यहां पर। रेलेवेंट कैश फ्लोस आइडेंटिफिकेशन करना, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, व्हाट आर रेलेवेंट, व्हाट इज इररेलेवेंट, ये आइडेंटिफिकेशन, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, नॉन जो है ना टैक्स इफेक्ट्स को सही से इनकॉर्पोरेट करना, इन्फ्लेशन इफेक्ट्स को सही तरीके से इनकॉर्पोरेट करना, ये हम इसमें सीखते हैं। और इसकी आपको लेक्चर्स में छोटी छोटी एग्जांपल्स के थ्रू पहले एक्सप्लेन किया गया है, फिर बड़े क्वेश्चंस कराए गए हैं। डोंट्स में क्या है, जो हमें एक्सक्लूजन्स करनी है, हमने कोई इररेलेवेंट कैश फ्लो बनाते हुए नहीं डालने, कोई नॉन कैश आइटम नहीं डालने, फाइनेंसिंग कैश फ्लो नहीं डालने, लाइक इंटरेस्ट, लाइक डिविडेंड्स, अनलेस इट इज अ फाइनेंसिंग डिसीजन लाइक लीज और बोरो, या दो बैंक्स के लोन्स को कंपेयर कर रहे हैं अगर हम कि विच लोन इज बेटर, तो उसमें तो बात ही सारी फाइनेंसिंग कैश फ्लोज की है, तो उसमें तो फाइनेंसिंग कैश फ्लोज आर फार मोर रेलेवेंट, राइट। अच्छा, उसके बाद आ जाए, ये पढ़ने के बाद रेलेवेंट इररेलेवेंट कैश फ्लोज, ये कैश फ्लोज के डूज एंड डोंट्स, टैक्स के इम्पैक्ट सही से इनकॉर्पोरेट करना, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के और इन्फ्लेशन के, है ना, ये सारी बातें एक एक करके लेक्चर्स में सिखाई गई हैं। ये मल्टीपल लेक्चर्स हैं, जब आप जाएंगे चैप्टर्स के अंदर तो चैप्टर्स में डिफरेंट लेक्चर्स हैं, डिफरेंट लेक्चर्स में एक एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया है। आपको टैक्स पता है, लेकिन टैक्स के इफेक्ट को सही से इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं प्रोजेक्ट के पर्सपेक्टिव से। वैसे आपको पता है कि जी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, संक कॉस्ट क्या होती है, लेकिन यहाँ पे रेलेवेंट और इररेलेवेंट की आइडेंटिफिकेशन डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू आपको मजीद एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल्स हैं कैश फ्लो डिटर्मिनेशन के जो एक्सप्लेन किए गए हैं, दिस इज अ बिट नॉच अप फ्रॉम द कैफ लेवल। तो टैक्स इफेक्ट्स, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इन्फ्लेशन इफेक्ट्स, इन्फ्लेशन कैसे इंपैक्ट करता है, रियल कैश फ्लोज क्या होते हैं, नॉमिनल कैश फ्लोज क्या होते हैं, नॉमिनल कैश फ्लोज हमेशा बना सकते हैं, रियल कैश फ्लोज बना के रियल रेट से डिस्काउंटिंग कब करेंगे, नॉमिनल कैश फ्लोज बना के नॉमिनल रेट से डिस्काउंटिंग कब करेंगे, ये सारी बातें की कही गई हैं। नॉमिनल कैश फ्लोज वो होते हैं जो एक्चुअल वर्ल्ड कैश फ्लोज होते हैं इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, रियल कैश फ्लोज आर एक्सक्लूडिंग इन्फ्लेशन, है ना। रियल से नॉमिनल बनाते कैसे हैं, यू नो, रेट, डिस्काउंट रेट भी नॉमिनल होता है, कैश फ्लोज भी नॉमिनल होते हैं, यू नो, रियल से रियल डिस्काउंट रेट से नॉमिनल डिस्काउंट रेट कैसे निकलेगा, रियल कैश फ्लो से नॉमिनल कैश फ्लोज कैसे बनेंगे, ये सब भी बातें सिखाई गई हैं। कब नॉमिनल कैश फ्लोज, ये बात तो तय है कि रियल कैश फ्लोज होंगे तो रियल रेट से डिस्काउंटिंग होगी, नॉमिनल कैश फ्लोज होंगे नॉमिनल रेट से डिस्काउंटिंग होगी, है ना। लाइक को लाइक, एप्पल एप्पल, ऑरेंज ऑरेंज कंपेयर होगा। लेकिन कब नॉमिनल कैश फ्लोज और कब रियल कैश फ्लो, ये डिस्कशन भी है। नॉमिनल कैश फ्लोज आर एक्चुअल वर्ल्ड कैश फ्लोज, कभी भी हम बना सकते हैं, ये बात हमने की है। और रियल कैश फ्लोज एक सर्टेन पर्टिकुलर लिमिटेड सिचुएशन में यूज होंगे, और कब यूज होंगे तो उसमें क्या कंडीशंस फॉलो होगी, वो सारी बातें भी की गई हैं। बिल्कुल ऐसे ही टैक्स इफेक्ट्स पढ़ाते हुए आपको ये सारी बात की गई है कि टैक्स पेबल इन सेम ईयर, एरियर्स, टैक्स रेट ना गिवन हो तो क्या होगा, टैक्स गेन और लॉस की कंप्यूटेशन, स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन कैसे अकाउंट फॉर होगी। बताते खुद टैक्स के जो इम्पैक्ट्स हैं दे आर नॉन कैश इम्पैक्ट्स। टैक्स खुद कोई चीज नहीं है, कैश आउटफ्लो नहीं है, सॉरी टैक्स डेप्रिसिएशन बताते खुद कोई कैश आइटम नहीं है। कैश आइटम तो ये है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट परचेज की, वो जो कॉस्ट आई, वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वो कैश आउटफ्लो है। लेकिन टैक्स डेप्रिसिएशन को ठीक तरीके से इनकॉर्पोरेट करना इसलिए जरूरी है कि हम टैक्सेबल प्रॉफिट पे ठीक पहुंचे। टैक्सेबल प्रॉफिट की बेसिस पे हमें टैक्स की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। हमें टैक्स की पेमेंट इज एन आउटफ्लो, टैक्स की सेविंग इज सॉर्ट ऑफ एन इनफ्लो। वो डिटरमिन करने के लिए हमें ये टैक्स के इम्पैक्ट्स, टैक्स डेप्रिसिएशन, टैक्स गेन और लॉस डालने पड़ते हैं। टैक्स गेन और लॉस बताते खुद ना कोई आउटफ्लो है ना इनफ्लो है, असल इनफ्लो है
डिस्पोजल प्रोसीड्स का मिलना, आउटफ्लो है इनिशियली कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट, है ना टैक्स डेप्रिसिएशन कोई आउटफ्लो है, ना टैक्स गेन और लॉस कोई इनफ्लो आउटफ्लो है, लेकिन ये टैक्स प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए ये हम डालते हैं ताकि सही टैक्स प्रॉफिट आ जाए, जिसकी बेसिस पे सही टैक्स की कैलकुलेशन हो, तो फिर हम ऐड बैक कर देते हैं इन आइटम्स को। ये सारी बातें बताई गई हैं। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में भी आपको सारी बातें बताई गई हैं कि इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल क्यों या वर्किंग कैपिटल चेंजेस इनकॉर्पोरेट करते हैं। इट इज बिकॉज जब हम प्रॉफिट अक्रूवल फिगर्स को कैश फिगर्स में कन्वर्ट करते हैं, वी नीड वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सो बहरहाल ये सारी बातें मल्टीपल बहुत सारी रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको इस सारी डिटेल्स में बताई गई हैं कि डिफरेंट इन्फ्लेशन रेट्स क्या होगा, मल्टीपल इन्फ्लेशन रेट्स हों, एक साल में डिफरेंट इन्फ्लेशन रेट्स हों या ओवर अ पीरियड डिफरेंट हो, मतलब आइटम वाइज इन्फ्लेशन रेट डिफरेंट हो तो क्या होगा, ईयर वाइज डिफरेंट हो तो क्या होगा, ये सारी बातें बताई गई हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ये भी हमने बताया था आपको, वो है सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड मिसिंग फिगर्स, राइट। सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड मिसिंग फिगर्स, उसके बाद आपका एरिया आता है। और उससे पहले कुछ मैथमेटिकल टेक्निक्स भी आपको कराई गई हैं कि जो एन्युटी फार्मूला की कैलकुलेशन, और उसके बाद एन्युटी फार्मूला की यूटिलिटी क्या होती है, मतलब कैसे यूटिलिटी होती है एन्युटी फार्मूला को यूज़ करते हुए, ये जो P इज इक्वल टू आर वन माइनस वन प्लस आई पावर माइनस एन डिवाइड बाई आई, इसका एक सर्टेन करेक्टरिस्टिक है वो बताया गया है कि सारे एन्युटी, यानी एन्युटी किसे कहते हैं कि व्हेन अ कैश फ्लो रिपीट्स इटसेल्फ ट्वाइस और मोर देन ट्वाइस, राइट, मोर देन वंस जब एक कैश फ्लो अपने आप को रिपीट करे वो एन्युटी बन जाती है। तो उस एन्युटी की कलेक्टिव डिस्काउंटिंग, सारे एन्युटी के कैश फ्लोज की कलेक्टिव डिस्काउंटिंग प्रेजेंट वैल्यू हम निकालते हैं थ्रू दिस फॉर्मूला, बजाय कि इंडिविजुअली एक एक को डिस्काउंट करें, वी कैन कलेक्टिवली डिस्काउंट। ये फॉर्मूला क्या करता है, ये सारे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू देता है वन पीरियड बिफोर द स्टार्ट, वन पीरियड आपको लाता है बिफोर द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट कैश फ्लो, यानी एक साल आगे ले आता है, यानी एक साल आपको पीछे लाता है बस। अगर कैश फ्लोज ईयर 3 से स्टार्ट हो रहे हैं तो इस सबकी प्रेजेंट वैल्यू देगा वन पीरियड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट, यानी ईयर 2 पे लाके लाएगा। ईयर 3 से स्टार्ट हुए हैं तो ईयर 2 पे ले आएगा। ईयर 4 पे से स्टार्ट हो रहे हैं एन्युटी तो ये ईयर 3 पे लाएगा। ईयर 2 पे अगर स्टार्ट हो रही है तो ये ईयर 1 तक लाएगा। ये हमेशा आपको ईयर 0 पे नहीं लाएगा, इसकी अपनी आंखें नहीं है, ये नहीं देख सकता कि कैश फ्लोज किस साल से स्टार्ट हो रहे हैं ये फॉर्मूला। तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक है, ये पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर में डिटेल से समझाए गए हैं बातें, ये सारी बातें आपको एग्जाम्पल्स आपसे करवाई गई हैं। ऐसे ही एन्युटी फॉर्मूला से ये परपेचुटी का फॉर्मूला निकलता है P इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई आई, ये परपेचुटी फॉर्मूला के अंदर भी यही करेक्टरिस्टिक है, ये बात भी बताई गई है। फिर हम आते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस पे। जब हम एनपीवी एंड आईआरआर की डिस्कशन डिस्काउंटेड कैश फ्लोज के डूज एंड डोंट्स कर लेते हैं, तो वी कम बैक टू सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड मिसिंग फिगर्स। ये इंपॉर्टेंट एरिया है सेंसिटिविटी एनालिसिस, जिसमें बेसिकली सॉर्ट ऑफ अ ब्रेक इवन एनालिसिस है, मार्जिन ऑफ एरर एनालिसिस जिसे आप कहते थे। इसमें हम पढ़ते हैं व्हाट परसेंटेज एडवर्स चेंज इन अ पर्टिकुलर वेरिएबल कैन टर्न माय एनपीवी टू जीरो, राइट। इट्स अ रिस्क मैनेजमेंट टूल। जब आप किसी प्रोजेक्ट की एनपीवी निकाल लेते हैं तो फिर आप ये देखते हैं, अच्छा जब आप एनपीवी निकाल रहे होते हैं तो आप फोरकास्ट करते हैं कैश फ्लोज, यू फोरकास्ट द कैश फ्लोज, राइट। जब आप एनपीवी निकालते हैं तो आप सेल्स की फोरकास्टिंग करते हैं, सेलिंग प्राइस की, वॉल्यूम की, वेरिएबल कॉस्ट की, फिक्स्ड कॉस्ट की, राइट। दे आर ऑल एस्टिमेट्स, दे कैन गो रॉन्ग, एक्चुअल फिगर्स कुड बी डिफरेंट फ्रॉम दीज फिगर्स, राइट। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस हमें ये टॉपिक हेल्प करता है किस चीज में, ये हमें हेल्प करता है इन असेसिंग कि अच्छा अगर ये मेरा एस्टीमेट, ये मेरा फोरकास्ट गलत हो गया तो व्हाट परसेंटेज एडवर्स चेंज आई कैन लिव विद, जिससे मेरी एनपीवी जीरो हो जाएगी। जीरो एनपीवी का मतलब जीरो रिटर्न नहीं है, जीरो एनपीवी का मतलब जीरो प्रॉफिट नहीं है। जीरो एनपीवी का मतलब ये है कि मुझे मेरा प्रिंसिपल मिल गया और मुझे मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न मिल गया, ना उससे ₹1 ज्यादा ना उससे ₹1 कम। तो मैं जीरो एनपीवी तक बर्दाश्त कर सकता हूँ, नेगेटिव एनपीवी में नहीं जा सकता। तो मैं कहता हूँ कि अच्छा मेरा एस्टिमेट गलत भी हो जाए तो कितनी परसेंटेज एडवर्स चेंज मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ कि मैं अप टू जीरो एनपीवी पे पहुंच जाऊँ। मैं पॉजिटिव 21 मिलियन पे हूँ लेट से, तो मैं कितनी बर्दाश्त करूँ कि मैं जीरो तक आ जाऊँ। इससे ज्यादा एस्टिमेट में एरर अगर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये इस तरीके से हमें बताता है कि विच फैक्टर इज हाउ मच सेंसिटिव,
कितनी एडवर्स चेंज, सेलिंग प्राइस में 10% की चेंज एनपीवी को जीरो करेगी या 5% की डिक्रीज। सेलिंग प्राइस की बजाय वॉल्यूम की मेरी डिक्रीज अगर हो जाए, मैंने एस्टिमेट किया है मैं 10 मिलियन यूनिट सेल करूंगा, एंड इफ आई एम ओनली एबल टू सेल लेट्स से 7 मिलियन, तो देन व्हाट विल हैपन। ये आप सेंसिटिविटी एनालिसिस के थ्रू असेस करते हैं। सेंसिटिविटी एनालिसिस इज अ रिस्क मैनेजमेंट टूल, राइट। ये सेंसिटिविटी एनालिसिस का टॉपिक हमने इसके बाद किया है। उसी के साथ एक मिसिंग फिगर एनालिसिस है। मिसिंग फिगर एनालिसिस में हम क्या पढ़ते हैं? मिसिंग फिगर एनालिसिस में हम ये पढ़ते हैं कि जी अब एनपीवी हमें दे दी गई कि अच्छा बताइए अगर मुझे ये एनपीवी अर्न करनी है तो क्या सेलिंग प्राइस रखूं मैं, या कितने वॉल्यूम यूनिट सेल करूं मैं, या मेरी वेरिएबल कॉस्ट को मैं कहां तक ले आऊं कि मेरी एनपीवी मुझे 10 मिलियन पॉजिटिव मिल जाए, या मुझे 0 एनपीवी मिल जाए, या मुझे 5 मिलियन एनपीवी मिल जाए। यानी आपको आउटपुट बता दिया गया, आपको एनपीवी बता दी गई और कहा गया अब आप वर्क बैक करें और आप मिसिंग फिगर निकालें, सेल्स प्राइस निकालें, वॉल्यूम निकालें। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बड़े आते हैं, एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन हैं। इसकी प्रॉपर वर्किंग कैलकुलेशन पास्ट पेपर्स कराए गए हैं मिसिंग फिगर, इसीलिए इसका टॉपिक का नाम भी हमने सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड मिसिंग फिगर्स, क्योंकि मिसिंग फिगर कैलकुलेट करते हुए बाज़ औक़ात हम सेंसिटिविटी एनालिसिस टेक्निक की को यूज़ करते हैं, तो इसी के साथ हमने इसे पढ़ा है, राइट। सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड मिसिंग फिगर्स। जब हम ये कर लेते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड मिसिंग फिगर, सेंसिटिविटी एनालिसिस विद टेक्स्ट पढ़ा है। सेंसिटिविटी एनालिसिस हर फैक्टर की होती है, सेलिंग प्राइस की, वॉल्यूम की, वेरिएबल कॉस्ट की, प्रोजेक्ट लाइफ भी एक एस्टीमेट है। हर एस्टीमेट का एक सेंसिटिविटी एनालिसिस होता है। सेंसिटिविटी एनालिसिस बताता है कि कितनी परसेंटेज एडवर्स चेंज किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में हो कि मेरी एनपीवी जीरो हो जाए, मैं कितनी एडवर्स चेंज बर्दाश्त कर सकता हूँ। इस मॉडल की अपनी लिमिटेशंस भी हैं, जिसे हम कहते हैं कि ये वन फैक्टर एट अ टाइम मॉडल है। जब हम इसमें ये पढ़ते हैं कि व्हाट परसेंटेज चेंज इन सेलिंग प्राइस कैन टर्न माय एनपीवी जीरो, तो मैं अज्यूम करता हूँ मेरी बाकी सारे फोरकास्ट एज इज रहें। जितना मैंने वॉल्यूम अज्यूम किया है उतना ही मैं सेल करूं, जितनी प्रोजेक्ट लाइफ अज्यूम की है उतनी ही हो, जो वेरिएबल कॉस्ट अज्यूम की है वो एज इज हो। सिर्फ सेलिंग प्राइस अगर का फोरकास्ट गलत हो जाए तो कितनी गलती इन द फोरकास्ट में बर्दाश्त कर सकता हूं। जबकि प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि मल्टीपल फैक्टर्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। प्राइस कम करें तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ाना है तो प्राइस कम करनी पड़ती है, प्राइस बढ़ाते हैं तो बाद औक़ात वॉल्यूम कम हो जाता है। फिर ऐसी सिचुएशन में हम करते हैं सिनेरियो एनालिसिस, या फिर आगे जाके हम पढ़ेंगे मॉन्टी कार्लो असेसमेंट, राइट। तो वो एक अलग चीज़ है। यहाँ सेंसिटिविटी एनालिसिस एक बहुत ही सिंपल सा, सादा सा, आसान सा रिस्क मैनेजमेंट टूल है, जिसमें आप डिफरेंट फैक्टर्स, रिस्क ही मैनेज हो रहा है ना ये, कि भाई मेरे एक फोरकास्ट है, वो मेरा फोरकास्ट कितना गलत हो जाए तो क्या होगा, ये रिस्क है ना। उस रिस्क की मैनेजमेंट के लिए आप ये फोरकास्टिंग को स्ट्रेस टेस्ट कर रहे हैं, हर फैक्टर की सेंसिटिविटी निकाल रहे हैं, राइट। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? यहाँ तक लोगों ने लेक्चर्स देखे तो मुझसे डिस्कस करें, फिर मैं आगे मजीद टॉपिक की डिस्कशन करूँ। जी सनाउल्लाह, जी उमैर, सकीना, जी सनाउल्लाह लिखे। ये आपका, मैं आपका माइक ओपन करूँ? अच्छा आलिम सर, मैं ऑडिबल? जी यू आर ऑडिबल, जी सनाउल्लाह। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने आईआरआर जब कैलकुलेट कर रहे थे तो आपने हमें बताया था कि हम लोग को जो है ना दो रीजनेबल फिगर्स लेनी है, वरना हमारा आंसर गलत हो जाएगा। जी इसी तरह अगर हम लोग सेंसिटिविटी एनालिसिस, मिसिंग फिगर सेंसिटिविटी एनालिसिस से हम लोग अगर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसमें भी आपने बोला कि रीजनेबल कोई फिगर लेनी है। अगर वो रीजनेबल हमारा गलत हो जाए एस्टिमेट, तो उससे भी आंसर हमारा गलत हो जाएगा। नहीं, उससे आंसर गलत नहीं होता। सेंसिटिविटी की ब्यूटी है, उससे आंसर गलत नहीं होगा। लेकिन ये है कि एक रीजनेबल फिगर लेंगे तो जो एनपीवी आएगी एक रीजनेबल होगी, तो एक कैलकुलेशन एक रीजनेबल होगी। लेकिन अगर अनरीजनेबल भी हो तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर परसेंटेज सेंसिटिविटी से आप ठीक ठीक जगह पे पहुंच जाएंगे। ओके सर, थैंक यू। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा पिछले चैप्टर से रिलेटेड है। बताइए। अच्छा सर, आपने जो है ना वो एक बात करते हैं लिटमस टेस्ट की, कि पलड़े के इस साइड भी हो उस साइड भी हो तो इरेलीवेंट रेलेवेंट आप हम्म आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं। तो हम्म। सर वो अगर एक्सप्लेन कर दें, वो थोड़ा सा लेक्चर्स में ना समझ नहीं आया था। जी मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। यही फ़ायदा है इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख के वेबिनार में आने का। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू टॉक्ड अबाउट दिस।
अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप अपना माइक म्यूट कर दें, फिर मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, ये बात आप कर रहे हैं रेलिवेंट और इररेलेवेंट की। ठीक है, ये सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि सर ये आपने एक बताया था और यहाँ लिखा भी हुआ है कहीं कि रेलेवेंट और इररेलेवेंट कैश फ्लोज आइडेंटिफाई करने के लिए आपने एक लिटमस टेस्ट बताया था। लिटमस एक मेरा फेवरेट जुमला है, लिटमस टेस्ट फ्रेज, और वो ये है कि हर वो चीज़ रेलेवेंट है। रेलेवेंट आइटम वो है, डिसीजन के दो पलड़े हैं, लेट से एक यस है एक ये नो है, यानी या मैं प्रोजेक्ट करूंगा या नहीं करूंगा। रेलेवेंट कैश फ्लो जो होगा वो यहां होगा तो यहां नहीं होगा, यहां होगा तो यहां नहीं होगा, ये रेलेवेंट होगा। इररेलेवेंट मैं भी एग्जांपल से भी समझाता हूं। इररेलेवेंट वो है, इररेलेवेंट वो होगा जो यहां भी होगा और यहां भी होगा। डिसीजन की दोनों साइड पे अगर कोई आइटम हो तो चाहे मैं प्रोजेक्ट करूं या ना करूं, तो क्या वो कैश फ्लो दोनों सिचुएशन में कॉमन है? अगर वो कॉमन है तो वो समझे इररेलेवेंट है, उसको आपने इनकॉर्पोरेट नहीं करना। एज एन एग्जांपल आते हैं, पहले आते हैं एग्जांपल मटेरियल की। कोई एग्जांपल लेता हूं मैं, एक मटेरियल है जनाब, जो आप कह रहे हैं, ये अक्सर क्वेश्चन में टिपिकल एक एग्जांपल होती है कि जी जनाब ये मटेरियल है, ये हमने 5 साल पहले ले लिया था, 5 ईयर अगो हमने बॉट किया था, हमने बाय किया था इसको एट रुपीज लेट से 25 पर केजी। अब पहली बात, क्या ये कॉस्ट रेलेवेंट है? इसलिए नहीं है कि अब मैं करूं या ना करूं, ये मैं बाय कर चुका हूं, ये कॉस्ट पे कर चुका हूं, ये तो रेलेवेंट हो गई। ठीक है, अब वो अगर आपसे ये कह दे कि जी ये जो मटेरियल है और नेचुरली 5 साल से पड़ा हुआ है, इसका नो अदर यूज है, इसका कोई अदर यूज नहीं है, यू कैन यूज इन प्रोजेक्ट, अगर आप प्रोजेक्ट में करेंगे तो यू कैन यूज इट, अदरवाइज बहुत बहुत ऐसा होगा कि हम इसको डिस्पोज कर लेंगे और हमें मिलेगी एनआरवी, राइट, और हमें एनआरवी इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू मिलेगी आज ₹12 या 10 पर केजी लेट से। अच्छा, अब देखिए अगर मैं प्रोजेक्ट करता हूं, इफ आई एम प्रोजेक्ट यूजिंग द प्रोजेक्ट, यस, तो आई विल नॉट गेट 10 केजी की बात कर लेते हैं, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, इसको रेस करता हूँ एक मिनट। अब मैं इसी डिसीजन वाले मैट्रिक्स पे ले आता हूँ। अब मेरे पास प्रोजेक्ट एक यस और नो, या मैं प्रोजेक्ट करूं या ना करूं, प्रोजेक्ट मैं करूं या ना करूं, राइट। अगर मैं यस करता हूं तो आई विल नॉट गेट दिस 10, ठीक है ना। अगर मैं नो करता हूं तो मुझे ये मिलता है, राइट। तो इसका मतलब है ये जो 10 की एनआरवी है, ये क्या हो गई, ये रेलेवेंट हो गई। This NRV is relevant because if I'm using it in the project, I will lose 10. So it is an opportunity cost for me if I undertake the project to sort of my opportunity cash outflow, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह लें, तो मैं 10 के हिसाब से 10 इंटू जितने भी केजी हैं मल्टीप्लाई करूंगा, कहूंगा ये मेरी रेलेवेंट कॉस्ट हो गई फॉर दिस प्रोजेक्ट। क्यों? क्योंकि जब मैं इस मटेरियल को यूज करूंगा तो इस मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट मेरे लिए ये है, क्योंकि मैं ये लूज करूंगा। 25 रेलिवेंट इसलिए नहीं है कि मैं करूं या ना करूं, ये 25 तो मैं पे कर चुका हूं, इट इज इररेलेवेंट। ठीक है, तो ये मैंने एक मटेरियल से आपको एग्जांपल दे दी, राइट। दूसरी एग्जांपल देता हूं मैं आपको ओवरहेड से। ओवरहेड्स, अच्छा, कुछ ओवरहेड्स होते हैं अलोकेटेड, मैं अलोकेट कर रहा हूं, मेरी मशीन है, मेरे टोटल ओवरहेड्स हैं, आई हैव ओवरहेड्स ऑफ मेरे ओवरहेड्स हैं जनाब 20 मिलियन के, राइट, और मैं यूनिट्स प्रोड्यूस करता हूं आज 1 मिलियन, और मैं अलोकेट कर देता हूं बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ₹20 पर यूनिट के ओवरहेड्स। ये फिक्स्ड ओवरहेड्स है मेरे, राइट। अब अगर मैं एक नया न्यू प्रोडक्ट बनाना चाहूं, एक मैं न्यू प्रोडक्ट बनाऊं, या मैं यूं कहूं मैं यूनिट्स इन्हांस कर दूं, यूनिट्स इंक्रीज कर रहा हूं मैं सेम प्रोडक्ट के ही भले, और अब मेरे रिवाइज यूनिट्स हो जाएंगे
जो है वो लेट से 4 मिलियन। तो अब मैं 1 मिलियन के बजाय 4 मिलियन यूनिट्स पे जब इसको अलोकेट करूंगा और मेरी कॉस्ट में कोई इंक्रीज नहीं आई, तो मैं कहूंगा ₹5 पर यूनिट, राइट। तो क्या अब ये जो मैं एडिशनल 3 मिलियन बना रहा हूँ उन पे मैं ये कॉस्ट अलोकेट करूँ ₹5 पर यूनिट? द आंसर इज नो। क्योंकि चाहे मैं प्रोजेक्ट करूं, यस, प्रोजेक्ट करूं या ना करूं, ये दोनों ही में कॉमन है, ये हो रही है पहले से ही। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि इस प्रोजेक्ट के करने की वजह से कोई एडिशनल चीज आ रही है या प्रोजेक्ट ना करने की वजह से कोई कॉन्सिक्वेंस है। ये डिसीजन के दोनों पलड़ों में ये कॉस्ट कॉमन है। 20 मिलियन में आज भी कर रहा हूँ, 20 मिलियन में बाद में भी करूंगा, चाहे मैं प्रोजेक्ट करूं या ना करूं। ये सिर्फ इसकी अलोकेशन है, सो इट्स इररेलेवेंट, राइट। इसीलिए अलोकेटेड ओवरहेड्स को हम इररेलेवेंट कहते हैं। हाँ, अगर मैं ये कहूं कि मैं न्यू यूनिट्स की वजह से या मैं नई प्रोडक्ट की वजह से मेरे इंक्रीमेंटल ओवरहेड्स हैं, तो ये इररेलेवेंट हो गई ये वाली। तो मेरे इंक्रीमेंटल ओवरहेड्स होंगे ₹6 मिलियन। अब मैं कहूंगा कि ये रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि अगर मैं करूंगा तो ये इनकर होंगे, नहीं करूंगा तो नहीं होंगे। तो ये डिसीजन की एक साइड पे मौजूद है, एक पे नहीं है ये 6 मिलियन की कॉस्ट, तो ये बन गई मेरी रेलेवेंट कॉस्ट। ये 6 मिलियन है रेलेवेंट। अलोकेटेड जो थे ₹5 पर यूनिट और 20 मिलियन वाले, ये इररेलेवेंट है। 6 मिलियन मेरे रेलेवेंट ओवरहेड्स हैं। सनाउल्लाह, इज दिस क्लियर नाउ? जी चलें, गुड। उनका थम्स अप आ गया कि ये बात क्लियर हो गई। किसी और का कोई भी सवाल? अब तक डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स की कैश फ्लो डिटर्मिनेशन, डूज डोंट्स, टैक्स इफेक्ट्स, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इन्फ्लेशन, रेलेवेंट इररेलेवेंट, इससे रिलेटेड कोई भी सवाल, सेंसिटिविटी एनालिसिस, मिसिंग फिगर्स, अभी तक की डिस्कशन में कोई भी सवाल, कोई जज्बात, कोई एहसासात आपके मशरू हो गए मेरी किसी बात से, तो मुझसे डिस्कस करें कि सर ये ऐसा क्यों हुआ या ऐसा क्यों नहीं हुआ। ओके, सो इफ दिस इज ऑल क्लियर एंड नो फर्दर क्वेश्चन, तो मैं आगे बढ़ता हूं। हम यहाँ थे सेंसिटिविटी एनालिसिस। अच्छा, जैसे ही हम ये सेंसिटिविटी एनालिसिस और ये करते हैं, एक बात और भी याद रखें, सेंसिटिविटी एनालिसिस पढ़ते हुए हमने प्रोजेक्ट लाइफ की सेंसिटिविटी भी डिस्कस की और उसी के साथ रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड का भी पढ़ा है। वी हैव आल्सो डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, राइट। और ये आप याद रखें, जब आप लेक्चर्स देखेंगे तो उसमें पढ़ना है। फिर हमने IRR की भी डिस्काउंट, जो डिस्काउंट रेट है, इसकी सेंसिटिविटी का भी जिक्र किया और कहा है कि डिस्काउंट रेट की सेंसिटिविटी जब हम निकालेंगे उस वक्त सीखेंगे जब हम IRR कैलकुलेशन सीखते हैं। तो डिस्काउंट रेट जो रिक्वायर्ड रेट है, ये भी एक एस्टिमेट है कि अगले 5 साल मेरी रिक्वायरमेंट ये रहेगी। हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे हो जाएं, मेरा रिस्क प्रोफाइल डिफरेंट हो जाए। प्रोजेक्ट से मैं सोच रहा हूँ कि मुझे रिक्वायर्ड है 15%, आज 15% है, दैट्स ओके। 3 साल बाद हो सकता है मेरी प्रोजेक्ट से रिक्वायरमेंट 15% की बजाय 8% हो जाए, या मेरी हो सकता है कि रिक्वायरमेंट 15% से बढ़ के 18%, 20% हो जाए। ये हो सकता है एज द इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज और डिक्रीज, एज माई रिस्क प्रोफाइल ऑफ प्रोजेक्ट इंक्रीज डिक्रीज, ऐसा होता है। ठीक है, सो जब हम डिस्काउंट रेट पढ़ेंगे, रिक्वायर्ड रेट, तो हम पढ़ेंगे कि रिक्वायर्ड रेट चेंज होता है, ये भी चेंज भी हो सकता है। तो इसकी भी फिर सेंसिटिविटी होनी चाहिए। टैक्स रेट की भी सेंसिटिविटी हमने डिस्कस की है, टैक्स रेट की भी सेंसिटिविटी होती है। तो ये सारी बातें हमने पढ़ी हैं, टैक्स रेट की भी सेंसिटिविटी पढ़ी है। जी, मिसिंग फिगर्स की मैंने बात कर ली, मिसिंग फिगर्स कैलकुलेशंस पढ़ी है। फिर एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस है, राइट। एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस ये एक टॉपिक है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि हाउ फ्रीक्वेंटली एन एसेट बी रिप्लेस्ड। नाउ दिस इज अ टॉपिक दैट इज टिपिकली एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन का जो टॉपिक है
इसमें टिपिकली हम इंडस्ट्रियल या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन डिसीजंस की बात करते हैं, वहां जहां उन्हें रिप्लेस करना पड़ता है। जैसे ट्रांसपोर्ट बिजनेस में ट्रांसपोर्टर को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि वो अपनी गाड़ी है, उसका एक ट्रॉला है, उसकी पिकअप वैन्स हैं, वट एवर द व्हीकल है, वो कितना फ्रीक्वेंटली रिप्लेस करे। लाइफ जनरली होती है, हम कहते हैं 5 साल, उसके बाद गाड़ी के ब्रेक डाउन मसले शुरू हो जाते हैं। 5 साल बाद रिप्लेस करे, वो 7 साल बाद रिप्लेस करे, वो 10 साल बाद रिप्लेस करे। दिस इज अ डिसीजन दैट हैज टू बी टेकन, एंड apart from its operational consideration, there are also financial considerations. यानी जब एक एसेट ज़्यादा, आजकल तो लोग अपने घरों में जो एसीज इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसमें भी ये डिसीजन ले रहे हैं। वन ऑफ द कोलीग्स टोल्ड मी कि जी उसने अपनी एक कैलकुलेशन की है कि अगर मैं एवरी 2 ईयर्स या एवरी 3 ईयर्स एसी रिप्लेस कर दूँ, ये ज़्यादा बेहतर है बजाय कि मैं 6 साल चलाऊँ। क्योंकि 2 साल बाद जब मैं एसी रिप्लेस करूँगा, तो एक बार 2 साल बाद कराची के या काफ़ी सारे इलाकों में जहाँ ह्यूमिडिटी होती है, वहाँ एसी की लाइफ ख़राब होना शुरू हो जाती है। एक बार एसी रिपेयर होना शुरू हो जाए तो फिर हर समर में वो आपको तंग करेगा और खर्चे कराएगा। ठीक है, तो अगर आप फ्रीक्वेंटली एसेट रिप्लेस करेंगे, उसका फ़ायदा ये है कि आप 2 साल बाद एसी रिप्लेस करते हैं फॉर एग्जांपल, तो मैं उसी को रिलेट कर रहा हूँ रियल लाइफ एग्जांपल से। तो उसने कहा जी मैं 2 साल बाद रिप्लेस करता हूँ तो मुझे 60-70% ऑफ द प्राइस में मेरी वो एसी चली जाती है। 30% एडिशनल देके मुझे नहीं मिल जाती है। कैपेक्स होता है, लेकिन मेरी जो रेजिजुअल वैल्यू ऑफ द ओल्ड एसी है वो मुझे अच्छी मिल जाती है, और मेरी रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट जीरो हो जाती है। क्योंकि 2-2.5 साल बाद जब ये खर्चे होते हैं कि एसी वो गैस भरवाओ, तो कार्ड अगर इन्वर्टर एसी है तो उसका चेंज करो, तो मेरी ऑपरेशनल कॉस्ट मेरी जीरो हो जाती है। तो मैं समझता हूँ मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से दिस इज द बेस्ट डिसीजन फॉर मी। तो व्हाट हैपेंस इफ यू रिप्लेस द एसेट वेरी फ्रीक्वेंटली, 2 साल या 3 साल बाद, तो आपकी कैपिटल कॉस्ट ऑफ, हर 2-3 साल बाद करेंगे तो नया एसेट बाय करेंगे तो कैपिटल कॉस्ट होगी। ऑन द अदर हैंड द बेनिफिट, तो ये नुकसान है, द बेनिफिट इज दैट इफ यू रिप्लेस फ्रीक्वेंटली you will have a low maintenance and operation cost, you will get a very high disposal proceed। अगर आप एसेट को लंबा चलाएंगे, 5 साल 7 साल बाद रिप्लेस करेंगे, चाहे गाड़ी हो, चाहे एसी हो, चाहे जो है ना इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए फर्नेस ऑयल की ट्यूब्स हों, उनके रीहीटर्स हों, उनकी मोटर्स हों, ठीक है, तो अगर आप काफ़ी अर्सा चला के करेंगे तो एक तो उस एसेट की रेजिजुअल वैल्यू कुछ नहीं होती, वो स्क्रैप पे बिकता है, वो नुकसान है। दूसरा ये है कि उसकी मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। 2 साल 3 साल बाद आप हर साल जो है ना खर्चा कर रहे हैं उसकी रिपेयर पे, उसकी मेंटेनेंस पे, उसके ब्रेक डाउन ज़्यादा हो रहे हैं, उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। फिर जो है गाड़ी है, अगर फॉर एग्जांपल गाड़ी के मल्टीपल खर्चे आना शुरू हो जाएंगे 3 साल 4 साल के बाद, ठीक है, तो उसकी एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। 5 साल बाद गाड़ी बेचेंगे तो नेचुरली उसके पैसे कम मिलेंगे। लेकिन ये है कि आपकी जो रिप्लेसमेंट, अब हर 3 साल बाद गाड़ी रिप्लेस करें तो उसकी एक कैपिटल कॉस्ट भरें, उसकी जगह वो कॉस्ट कम हो गई, तो दूसरी तरफ आपको नुकसान ये हुआ कि रेजिजुअल वैल्यू आपको कम मिली। अब ये ऑप्टिमल कहाँ हो, व्हाट इज दैट ऑप्टिमल लाइफ साइकिल वेयर ये फाइनेंशियल कंसिडरेशंस, ये कॉस्ट बेनिफिट कहाँ हम हमारे लिए ऑप्टिमल हो, इस डिसीजन को लेने का नाम एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन है। या आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी कर सकते हैं और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में ये तो बेसिक बिजनेस फाइनेंस डिसीजन होता है जो आप अपने प्लांट मैनेजर के साथ या अपने ऑपरेशन मैनेजर के साथ मिलकर कर रहे होते हैं। तो द बेस्ट ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट साइकिल वही है जो आपको आपकी कॉस्ट को की प्रेजेंट वैल्यू को मिनिमाइज कर दे। इन शॉर्ट द पीवी ऑफ द कॉस्ट जहां मिनिमम आ जाए वो आपकी ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट साइकिल है। तो उसके लिए टिपिकल मेथड जनरली यूज होता है वो इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट मेथड है। फिर दूसरा मेथड एलसीएम है। इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट मेथड इज एन अरिथमेटिक टेक्निक जिसमें हम साइक्लिकल कैश फ्लोस को एन्युटी में कन्वर्ट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमने, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस कॉन्सेप्ट हियर, लेकिन मैं विंडो ओपन कर रहा हूँ कि ये इसमें हम एक टेक्निक पढ़ते हैं जिसे कहते हैं साइक्लिकल कैश फ्लोस को एन्युटी में कन्वर्ट करने की टेक्निक को हम कहते हैं इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लो टेक्निक। मतलब साइक्लिकल कैश फ्लोस वो होते हैं जो एक साइकिल की फॉर्म में रिपीट करें। तो एसेट रिप्लेसमेंट में एक साइकिल ही है ना कि एसेट बाय किया, उसके ऑपरेशंस मेंटेनेंस कॉस्ट भरी, फिर इसको डिस्पोज किया, फिर दूसरा एसेट बाय किया, फिर ऑपरेशन मेंटेनेंस, फिर इसकी डिस्पोजल,
तो उन साइकिल को हम इक्वल एनुअल कैश फ्लो में एन्युटी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसका फायदा ये हो जाता है कि उसके बाद डिस्काउंटिंग बिकम्स अ लॉट इजियर, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना बड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए, यू नो, दिस डिस्काउंटिंग बिकम्स अ लॉट इजियर। तो और हम 10 साइकिल्स की, 20 साइकिल्स की, इवन परपेचुटी तक की पीवी आराम से निकाल सकते हैं। एन्युटी बन गई, तो एन्युटी को आप परपेचुटी तक ले जाए तो P इज इक्वल टू R डिवाइड बाई आई, टिल परपेचुटी की वैल्यू निकाल ली आपने। तो ये टेक्निक हम पढ़ के इससे हम फैसला करते हैं। फिर बाद में जब ये टेक्निक हम पढ़ लेते हैं, राइट, तो उसके बाद फिर हम कहते हैं कि एक और मेथड भी है जिसे हम कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मेथड। उस लो एंड कॉमन मल्टीपल मेथड में हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ये कब यूज होता है, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट के बाद इसकी क्या ज़रूरत है, ये सारी बातें भी हमने की हैं। एलसीएम मेथड में हम कैसे ऑपरेट करते हैं, और हम सारी साइकिल्स का एक लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं, उसमें 12 साल आ गया, जितना भी आ गया उतने साल के सबके कैश फ्लोज बनाते हैं, कंपेयर करते हैं। इट्स अ बिट टीडियस मेथड, बट इट इज यूज्ड वेयर इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट मेथड फेल हो जाए या इनएडिक्वेट है या इनएप्रोप्रिएट है यूज करना, तो फिर हम एलसीएम मेथड यूज करते हैं। वरना हमारी ख्वाहिश हमेशा यही होती है कि हम इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लो मेथड यूज करें। ये भी हमने पढ़ा है रिकॉर्डेड लेक्चर में। आपको लग रहा होगा मैं बहुत स्पीड से डिस्कस कर रहा हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव यही है। ये हम पहले भी पिछले 2-3 वेबिनार में ये सारे टॉपिक्स की डिस्कशन चूंकि कर भी चुके हैं। प्लस इन वेबिनार्स का मकसद सिर्फ एक ओवरव्यू देके आपके क्वेश्चंस को आंसर करना है, टॉपिक को एक्सप्लेन करना नहीं है। टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन रिकॉर्डेड लेक्चर्स में डिटेल में है। 125-150 घंटे के जो लेक्चर्स हैं क्लास टाइम के, दे आर गुड इनफ, जिनमें इन टॉपिक्स की एक एक छोटी छोटी चीज की बाल की खाल उतारी गई है और सब चीजें डिस्कस की गई हैं, राइट। तो ये इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट मेथड। फिर इसमें एग्जाम एक्यूमेन भी है। बाज औकात एलसीएम मेथड अप्लाई होना चाहिए, हम नहीं करते और हम इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के नंबर्स हमें बता रहे हैं कि यार ये 20 साल के कैश फ्लोज या 12-12 साल के कैश फ्लोज बनाने के लिए 8 मार्क्स में हम बना ही नहीं सकते, टाइम ही नहीं है। तो हम लिख देते हैं कि आइडियली यहाँ एलसीएम मेथड होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन है व्हाइट गारमेंट्स का, पास पेपर में एक क्वेश्चन है व्हाइट गारमेंट्स का, और अभी एक और भी क्वेश्चन है। दोनों में मैंने ये बातें एक्सप्लेन की गई हैं कि भाई बाद औकात एग्जाम एक्यूमेन भी कोई चीज़ होता है। अब उसमें आइडियली तो कॉन्सेप्चुअली एलसीएम मेथड यूज होना चाहिए, एग्जामिनर ने भी लिखा है यहाँ वो यूज करें आप, लेकिन उसकी वर्किंग इतनी बड़ी है कि उसने खुद कहा है कि आप इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट मेथड यूज करें, ये भी एक्सेप्टेबल है। क्योंकि 8 मार्क्स या 10 मार्क्स में इतनी वर्किंग नहीं हो सकती 1 घंटे की या 45 या 50 मिनट की। 10 मार्क्स के लिए मैक्सिमम यू कैन अलोकेट इज 20 मिनट्स, 25 मिनट्स। यू कैन नॉट हैव अ वर्किंग ऑफ 50 मिनट्स टू 1 आवर। तो आप वो लिख के, और ये एक्सेप्टेबल है, हमने भी किया है पास पेपर्स में भी। आपको मैंने तो दोनों तरीकों से आपको करके दिया है और आपको दिखाया है कि जी दोनों मेथड से आप देखें उस मेथड की वर्किंग कितनी लंबी है, ठीक है। एक्सेप्टेबल ज़्यादा ये मेथड मतलब नहीं है टेक्निकली, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से अब आपके पास यही चॉइस है तो आपको ये करना चाहिए। और ये बात हमने एक्सप्लेन भी की गई है इस टॉपिक के अंदर स्पेशली। फिर आए इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैपिटल टॉपिक है, कैपिटल राशनिंग। उस कैपिटल राशनिंग से पहले बहरहाल एक और भी टॉपिक है, फ्यूचर वैल्यूज, आईआरआर, एमआईआरआर की डिस्कशन। तो मैंने आपसे ये कहा था कि आप एनपीवी कैलकुलेशन, सेंसिटिविटी एनालिसिस, एसेट रिप्लेसमेंट एंड मिसिंग फिगर्स, ये चीज़ें करके आएंगे। और उसके बाद कैपिटल राशनिंग की हमने कहा था कि हम बात करेंगे। तो कैपिटल राशनिंग पे हम आ जाएं, या अभी मैं एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन को और सेंसिटिविटी एनालिसिस की तो हमने बात कर ली, एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन को मैं और एक्सप्लेन करूं या हम कैपिटल राशनिंग की डिस्कशन करें, मुझे ये बताइए। कैपिटल राशनिंग हम नेक्स्ट वेबिनार में भी डिस्कस कर सकते हैं। एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस के अंदर जो एक मेन टॉपिक है जिसमें एलसीएम मेथड है, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट मेथड है। मैंने इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको अभी दिया है, आप कहेंगे तो मैं इसको और डिटेल में भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि वेबिनार की हद तक मैंने विंडो ओपन की है कि इसमें किस तरह का डिसीजन होता है। और इसमें 2 मेथड्स हैं, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट मेथड, दूसरा है एलसीएम मेथड। प्रेफरेबल हमारा इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट मेथड है, एलसीएम मेथड हमारा प्रेफरेबल मेथड नहीं है।
लेकिन बाद औकात हमें एलसीएम मेथड करना पड़ता है टू द एक्सटेंट कि आपके पास ऑप्शंस हों 2 ईयर साइकिल या 3 ईयर साइकिल के, तब तक तो आप एलसीएम मेथड यूज़ करते हैं क्योंकि 2 × 3 का एलसीएम होता है 6 ईयर्स। जैसे ही इससे ज़्यादा हो गया 4-12 साल, उसके बाद अगर 20 साल, तो आप हर ऑप्शन के 20-20 साल के एग्जाम में कैश फ्लोज बना के उसकी डिस्काउंटिंग नहीं कर सकते। वो तो फिर 1-1.25 घंटे का पेपर क्वेश्चन हो जाएगा। आपके पेपर में 5 से 6 क्वेश्चंस मिनिमम होते हैं। तो द मैक्सिमम टाइम दैट यू कैन अलोकेट टू अ क्वेश्चन जनरली, क्योंकि सब पार्ट्स भी होते हैं 20-25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 1 घंटा, 1.25 घंटा, और फिर नंबर ऑफ मार्क्स पे भी डिपेंड करता है, दैट्स योर एग्जाम एक्यूमेंट। तो ये बात हमने यहाँ की अभी आपसे। अब आप मुझे बताएं, आपका कोई भी सवाल है, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक मजीद, एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन तक। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर मैं थोड़ा सा फ्यूचर वैल्यूज IRR MIRR को डिस्कस कर लेता हूँ। कैपिटल राशनिंग हम नेक्स्ट वेबिनार में डिस्कस करेंगे। एनी क्वेश्चन? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, सब बातें ओके हैं, तो ओके लिखें मुझे। जी सनाउल्लाह बताइए, अनम्यूट कर दें आपको। सर आई थिंक चैट डिसेबल्ड है इसलिए लोग लिख नहीं पा रहे, तो मैं बस यही बोल रहा था चैट इनेबल कर दें, हम लोग पर लिख लेंगे भाई। नहीं आप बोले। अच्छा, चैट डिसेबल्ड है? किसने जी डिसेबल सर। की हुई है? एवरीवन। अब आ जाइए, अब हो गया। यस सर, अब बताइए, चलें। अगर किसी ने सवाल पूछना मुझे बता दें, मैं माइक आपका वो हैंड रेस कर दें तो आई विल अनम्यूट यू। ये भी कर सकते हैं। वैसे चैट अनम्यूट हो गई, अब आप बता दीजिए। नो क्वेश्चन, ओके। अच्छा जी, जी इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट की हम थोड़ी सी और डिस्कशन कर लेते हैं, और वैसा करते हैं कि उसके बाद हम IRR MIRR की डिस्कशन करते हैं। कैपिटल राशनिंग को हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। देखिए ये है क्या, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट टेक्निक क्या करती है। जैसे जब हम एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन में आप जाएंगे ना, तो उसमें ऑप्शंस क्या है कि शुड आई, जैसे मैंने आपको एक छोटी सी घर के एग्जांपल की बात बताई, AC की रिप्लेसमेंट है, या जैसे टिपिकल इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, तो उसके अंदर उनके पास बॉयलर्स होते हैं, उनके पास फर्नेसेस होते हैं, स्पेशली उनकी ट्यूब्स, हीटर्स, रीहीटर्स होते हैं। उसके बाद कुछ मोटर्स होती हैं, उसके बाद कुछ फर्नेसेस की का आइटम्स होते हैं, ऐसे कुछ स्पेयर्स होते हैं जिसकी OEM कहता है कि जी आप रिप्लेस करें एवरी 3 ईयर्स आइडियली, या एवरी 4 ईयर्स करें। या जैसे जहाज़ होता है आपका, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट में जो एयर फ्रेम जिसे आप कहते हैं ना जहाज़, उसकी तो शायद 25-30 साल लाइफ होती है, लेकिन इंजन सर्टन साइकिल्स के बाद उनकी लाइफ होती है सर्टन। आइडियली वो कहते हैं जी 4000 साइकिल्स के बाद या इतने साल के बाद आप इसको रिप्लेस करें। अब बाद औकात आप 4000 की जगह चला लेते हैं, क्या मैं खींच लूँगा 5000 तक, मैं खींच लूँगा 6000 तक। तो खींच तो आप लेते हैं, लेकिन फिर उस एसेट के साथ जो आप करते हैं उसकी फिर डिस्पोजल वैल्यू नहीं रहती। ठीक है, फिर उसकी जब आप कैपिटल कॉस्ट को सेव करते हैं तो ऑपरेशनल कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है, और बाद में उस एसेट की स्क्रैप वैल्यू कम हो जाती है। तो ये ऑप्टिमल, इनके दरमियान एक ऑप्टिमल साइकिल क्या है कि जिसमें हमारी कॉस्ट मिनिमाइज हो, इस फैसले का नाम है एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन। तो इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट टेक्निक क्या कहती है कि फॉर एवरी साइकिल आप क्या करें, आप फर्स्ट साइकिल ऑफ कैश फ्लोज की PV बनाए। जैसे ये एक एग्जांपल बनी हुई है, रिप्लेसमेंट लेट से एवरी ईयर
एवरी 3 ईयर अगर हम कुछ करते हैं तो 3 कैश फ्लोज जैसे ये बन गए। अब ये 3 कैश फ्लोज रिप्लेस होंगे ना, बल्कि मैं नीचे आता हूँ आपको और अच्छे तरीके से इसे एक्सप्लेन करता हूँ। कैपिटल राशनिंग को हम बाद में करेंगे। तो लेट सपोज करें हमारे पास एक ऑप्शन है रिप्लेसमेंट, हमने कहा मैं एक ऑप्शन है रिप्लेसमेंट एवरी 3 ईयर्स एसेट का। तो अब एवरी 3 ईयर्स, या मेरे पास एक ऑप्शन है रिप्लेसमेंट एवरी 2 ईयर्स है फॉर एग्जांपल, और रिप्लेसमेंट एवरी 3 ईयर्स है। तो मैंने एक ऑप्शन उठाया रिप्लेसमेंट एवरी 3 ईयर्स। तो यहाँ मैं एसेट को बाय करूँगा, ये मेरी एक इन्वेस्टमेंट आएगी आई, फिर मेरी पास यहाँ मेरी परचेज आएगा लेट्स से, ठीक है, फिर मेरी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट होगी, ये कोई कैश फ्लो होगा मेरा, 3 साल तक मैं चलाऊंगा, फिर मेरी डिस्पोजल प्रोसीड्स आएंगे, ये मेरी रेजिडुअल वैल्यू, ये मेरा इनफ्लो होगा। फिर मैं यहाँ एसेट दोबारा बाय करूँगा, ये मेरी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, फिर मेरे ऑपरेशनल कैश फ्लोज आएंगे इसके, और फिर मैं 3 साल चलाने के बाद फिर इसे बेच दूंगा, फिर मेरी रेजिडुअल वैल्यू आ जाएगी। अब आप देखें ये कैश फ्लोज एक साइकिल के पैटर्न में है। साइक्लिकल कैश फ्लोज आर कैश फ्लोज दैट दे रिपीट देमसेल्व्स इन द फॉर्म ऑफ अ साइकिल, देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ कैश फ्लो हियर। इस तरह के कैश फ्लोज को हम कहते हैं साइक्लिकल कैश फ्लो। साइक्लिकल कैश फ्लोज आर कैश फ्लोज जो अपने आप को रिपीट करें, यानी एक साइकिल की फॉर्म में, जैसे पहिया एक घूमता है, एक साइकिल पूरी होती है फिर दूसरी साइकिल शुरू होगी। तो ये इक्विवेलेंट एनुअल टेक्निक में हम यहाँ इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट टेक्निक ऐसी जगह हम लगा सकते हैं। ये टेक्निक क्या करती है कि साइक्लिकल कैश फ्लोज को एन्युटी में कन्वर्ट कर देती है। अब ऐसे इन कैश फ्लोज में टिल इन्फिनिटी साइकिल बनाऊं, डिस्काउंटिंग करूं तो मुझे ज़माना लग जाएगा। लेकिन अगर मैं इन कैश फ्लोज को, मैं इन पांचों कैश फ्लोज की जगह आई ये मैं इनको अगर इक्वल एनुअल कैश फ्लोज आर में कन्वर्ट कर दूं, इनको तीन यानी एन्युटी में कन्वर्ट कर दूं, तो अब ये एक एन्युटी बन गई। इक्वल एनुअल कैश फ्लो का मतलब एन्युटी, सेम कैश फ्लो रिपीट हो रहा है, तो इसकी डिस्काउंटिंग आसान हो गई। मैं चाहूँ तो मैं एन्युटी फॉर्मूला के थ्रू डिस्काउंट कर लूँ, नंबर ऑफ साइकिल जितनी मैं रखना चाहूँ। मैं चाहूँ तो अब परपेचुटी तक वैल्यू करना चाहूँ तो मैं परपेचुटी भी कर सकता हूँ, P इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई आई। तो मैं परपेचुटी तक जितनी साइकिल्स हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू फ़ौरन से निकाल लूँगा। लाइफ कितनी आसान हो गई। इफ़ आई कन्वर्ट साइक्लिकल कैश फ्लोज इनटू एन्युटी, इसका नाम है इस टेक्निक का इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट टेक्निक। This technique helps me convert cyclical cash flows into annuity, into equal annual cash flows, EAC, equal annual cash flows या annuity जिसे आप कहें। ये टेक्निक क्या कहती है कि आप हर ऑप्शन की बजाय मल्टीपल साइकिल के आप फर्स्ट साइकिल ऑफ कैश फ्लोज बनाएं और उसकी पीवी निकालें, वो पी बन गई। उस पी को यूज करें यहाँ और उससे आर निकाल लें। आप उस पी को उठाएं, यहाँ रखें एन्युटी फार्मूला में, उससे आर निकाल लें, तो ये आपकी साइक्लिकल कैश फ्लोज आर में कन्वर्ट हो गए। फिर आप हर ऑप्शन के लिए ऐसे करें, रिप्लेसमेंट एवरी 3 ईयर्स, एवरी 2 ईयर्स, एवरी ईयर या एवरी 4 ईयर्स, सबके करके जिसका आर मिनिमम हो जाए, क्योंकि जनरली ये कॉस्ट के कैश फ्लोज हैं, तो वहाँ क्या हो गई, कॉस्ट मिनिमाइज हो गई। कॉस्ट मिनिमाइज हो गई तो आपकी ज़िंदगी आसान हो गई। यही आप चाहते हैं कि यू वांट टू गो फॉर एन ऑप्शन दैट मिनिमाइजेज योर कॉस्ट, राइट। तो आप आर निकाल लें, जैसे ही आपने आर निकाल ली तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है वो ऑप्शन आ गया। फिर आप हर रिप्लेसमेंट एवरी 3 ईयर्स, एवरी 2 ईयर्स, एवरी ईयर, एवरी 1 ईयर कह लें या एवरी ईयर कह लें, एवरी 4 ईयर, जो भी इन सबकी आर निकाल लें। तो जहां आर लेट से मिनिमाइज हो गई, ये मिनिमम आ गई, तो आप कहेंगे ये बेहतर है। ये मिनिमम आ जाए तो आप कहें ये बेहतर है। जो मिनिमम आ जाए आप कहें कि वो रिप्लेसमेंट साइकिल इज द ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल। ईयर्स कर रहा हूँ, और चाहें तो आप फिर इसी के थ्रू उनकी पीवी टिल इन्फिनिटी भी निकाल लें, आर डिवाइड बाय आई, उसे कंपेयर कर लें कि ज़िंदगी भर अगर ये चलते रहे प्रोजेक्ट, हमेशा हमेशा तक, तो पीवी कहाँ आ रहे, जहाँ पीवी मिनिमाइज हो जाए वो ले लें। आर मिनिमाइज हो जाएगा जहाँ, वहीं पीवी भी मिनिमाइज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये है इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लो टेक्निक, ठीक है। फिर इसका जो दूसरा है एलसीएम मेथड, वो एलसीएम मेथड क्या कहता है
वो कहता है आप हर ऑप्शन की, जैसे ये 3 ऑप्शन थे ना, रिप्लेसमेंट एवरी 3 ईयर्स, एवरी 2 ईयर, एवरी 1 ईयर, इनसे एलसीएम निकालें। तो इसका एलसीएम निकलेगा 3 इंटू 2 6 ईयर्स। इस 6 ईयर्स में सबकी कोई ना कोई साइकिल्स पूरी हो रही होंगी। एवरी 3 ईयर वाले की इसकी 2 साइकिल्स कंप्लीट होंगी। एवरी 2 ईयर्स की 3 साइकिल्स कंप्लीट हो रही होंगी। एवरी 1 ईयर की 6 साइकिल्स कंप्लीट हो रही होंगी। तो आप क्या करें, हर एक के 6-6 साल के कैश फ्लोज बना लें। मेक 6 years कैश फ्लोज ऑफ एवरी ऑप्शन, जो एलसीएम आया है आपका, और फिर उनकी पीवी निकाल लें। वो पीवी जहां मिनिमाइज हो जाए वो ही बेस्ट है। तो एलसीएम मेथड के थ्रू जाएंगे तो भी नतीजा वही होगा, लेकिन ये बिट टीडीएस मेथड है कि ये कह रहा है कि हर हर ऑप्शन के 6-6 साल के कैश फ्लोज बनाएं। वहाँ हम ये कह रहे हैं कि हर ऑप्शन की एक एक साइकिल बस उठाएंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, उससे आर निकाल के कंपेयर कर लेंगे। अब 6 साल तक तो ये फिर भी मैनेजेबल है। अगर हमारे पास ऑप्शन हो रिप्लेस एवरी 4 ईयर्स, एवरी 3 ईयर्स, एवरी 2 ईयर्स, तो अब आप देखें कि आपका एलसीएम क्या बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, अब आपके पास 12 साल। 12 साल में हर 4 साल वाले की 3 साइकिल हो जाएंगी, 3 साल वाले की 4 साइकिल हो जाएंगी, 2 साल वाले की 6 हो जाएंगी। लेकिन हर ऑप्शन के 12-12 साल के कैश फ्लोज बनाना, तो यू कैन इमेजिन कि इट इज़ अ टीडियस प्रोसेस, इट्स नॉट इजी, यू नो। तो ये एक इशू, ये टीडीएस मेथड है, इसमें काफ़ी हार्ड वर्क है, और ये उसी वक्त ज़रूरी है जब इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट मेथड से मुतमईन ना हो। और हम उस वक्त मुतमईन नहीं होते जब मल्टीपल इन्फ्लेशन रेट्स आ जाते हैं। अगर मल्टीपल इन्फ्लेशन रेट्स आ जाएंगे तो फिर कैश फ्लो साइकिल की फॉर्म में नहीं रहेंगे। एक साल परचेज कॉस्ट कुछ और है, 3 साल बाद कुछ और हो जाएगी, आपकी रेजिडुअल वैल्यू कुछ इन्फ्लेशन के बाद चेंज हो जाएगी, मेंटेनेंस कॉस्ट की इन्फ्लेशन डिफरेंट हैं, कुछ और हो जाएंगी। तो फिर ये कैश फ्लोज अपने आप को रिपीट नहीं करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ साइकिल। साइकिल का कॉन्सेप्ट ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए हम साइक्लिकल कैश फ्लोज की स्ट्रिक्टली इंटरप्रिटेशन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे जैसे ही हम अप्लाई कर नहीं पाएंगे तो फिर हमारे लिए बेहतर है कि हम एलसीएम मेथड पे चले जाएं। ये है इसकी एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस की छोटी सी ब्रीफ सी कहानी। यहाँ पे किसी का कोई सवाल, एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? जी, नो क्वेश्चन, नो कंफ्यूजन। फिर आगे आता है आपके पास एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, आईआरआर, फ्यूचर वैल्यूज भी हैं, पीरियोडिक रेट्स है, ये बात भी हमने लास्ट वेबिनार में की थी। एमआईआरआर का कॉन्सेप्ट है, आईआरआर का कॉन्सेप्ट है, ये टॉपिक्स भी आपको मिलेंगे। पीरियोडिक रेट हम वहाँ लगाते हैं जब पीरियोडिक कैश फ्लोज हों, पीरियोडिक कैश फ्लोज और उनकी डिस्काउंटिंग। ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको क्लियर होने चाहिए। पीरियोडिक कैश फ्लोज एंड देयर डिस्काउंटिंग की हमने बात की है। पीरियोडिक कैश फ्लोज आर एक्चुअली नॉन एनुअल कैश फ्लोज, दीज आर नॉन एनुअल कैश फ्लोज, यानी जैसे हम कहें मंथली कैश फ्लो, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, इन्हें हम पीरियोडिक कैश फ्लोज कहते हैं। जनरली हम प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज को एनुअल अज्यूम करके चलते हैं, एनुअल रेट से डिस्काउंटिंग करते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन स्पेसिफाई करते हैं कि ये कैश फ्लोज क्वार्टर बेसिस पे हैं, ये कैश फ्लोज हाफ ईयरली बेसिस पे हैं, ये कैश फ्लोज मंथली बेसिस पे हैं, तो फिर उनके लिए हमें रेलिवेंट मंथली रेट निकालना पड़ेगा। मंथली कैश फ्लो है तो मंथली रेट से डिस्काउंटिंग होगी, हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली रेट से डिस्काउंटिंग होगी, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली रेट निकलेगा। और उसके लिए फॉर्मूला पढ़ा है हमने, 1+a=1+power ER/EN। दिस इज इक्विवेलेंट रेट और इक्विवेलेंट नंबर ऑफ पीरियड्स, एंड दिस इज इक्विवेलेंट नंबर ऑफ पीरियड्स। ये हमने एग्जांपल समझाई है कि लेट से अगर एनुअल रेट है 20%,
तो आप ये नहीं कहेंगे कि क्वार्टरली इज 20 डिवाइड बाय 4 क्वार्टर्स तो 5%, ये ऐसे नहीं निकलेगा। क्वार्टरली रेट ऐसे नहीं निकलेगा, बल्कि ऐसे निकलेगा 1+20%। तो 1+ इक्वेलेंट रेट, एक साल में कितने नंबर ऑफ इक्वेलेंट पीरियड्स आते हैं? 4 क्वार्टर्स आते हैं। तो इस तरीके से आप ER निकालेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू। क्यों ऐसा करेंगे, क्या वजह है, ये फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपके पास मौजूद है। तो फिर पीरियोडिक कैश फ्लोज होंगे तो पीरियोडिक रेट से डिस्काउंटिंग होगी। नॉन एनुअल यानी कैश फ्लोज होंगे तो नॉन एनुअल रेट निकलेगा, उससे डिस्काउंटिंग होगी। ये कॉन्सेप्ट बताया गया है। एक कॉन्सेप्ट है फ्यूचर वैल्यूज का, प्रेजेंट वैल्यूज के साथ फ्यूचर वैल्यूज। बाद क्वेश्चन में आपसे ये कहा जाएगा, जब हम एनपीवी निकालते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ये हमारे कैश फ्लोज हैं जनाब, हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, हम डिस्काउंटिंग करते हैं, सबकी सबकी यहाँ पीछे लाते हैं। जब हम कैश फ्लोज को पीछे लाते हैं, टाइम जीरो पे सबको जमा करते हैं, तो ये प्रेजेंट वैल्यू है, ये डिस्काउंटिंग कहलाती है। दिस इज ऑल डिस्काउंटिंग। इस प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन को हम कहते हैं डिस्काउंटिंग। ये प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन है, इसमें हम P इज इक्वल टू S को डिवाइड कर रहे होते हैं विद पावर I पावर जो भी M है, राइट। लेकिन बास क्वेश्चंस में हमें ये कहा जाएगा कि आप ऐसा ना करें, बल्कि आप सबको टाइम जीरो पे जमा ना करें। बास जगह हमें ये कहा जाएगा कि आप सबको बजाय ये करने के लेट से ईयर 3 पे सबको आप जमा कर दें, टाइम जीरो पे जमा ना करें, सबको यहाँ ले आए, यहाँ बताएं क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो इसकी तो फिर डिस्काउंटिंग होगी, क्योंकि ये तो पीवी निकालेंगे, पीछे लाएंगे। अब इन कैश फ्लोज को क्या करेंगे, इनको आगे ले जाएंगे, इसका नाम है फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन। ये जो टाइम जीरो का आउटफ्लो होगा, इसको भी आगे ले जाएंगे, ये फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन है। तो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन तो ज़्यादा आसान है। ये जो फॉर्मूला है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का, इसी के थ्रू तो हम यही तो है फ्यूचर वैल्यू, और इसको हम कहते हैं ये प्रेजेंट वैल्यू। जब P निकालनी होती है तो S को डिवाइड कर देते हैं 1+I की पावर n से। अब हम क्या करेंगे, अब हम यही करेंगे जो इसकी वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय 1+I पावर n। वहाँ डिस्काउंट करते थे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको नंबर ऑफ ईयर 1 होगा, यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे पावर 2 कर देंगे, यहाँ करेंगे तो पावर 3 कर देंगे, जितने साल आगे ले जाना है। दैट्स कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। और फ्यूचर जैसे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू R1 माइनस 1+I पावर -n डिवाइड बाय। ऐसे ही फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फॉर्मूला भी है, इसकी भी अपनी, जिसे हम S कहते हैं, इज इक्वल टू R1+I, यहाँ पावर n पॉजिटिव है, -1 डिवाइड बाय I। इसकी भी हमने कैलकुलेशन भी बताई है। फिर इसका अपना करेक्टरिस्टिक, इसका डिफरेंट है, इसका करेक्टरिस्टिक डिफरेंट है। ये सारी बातें भी हमने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन में समझाई हैं। ये फॉर्मूला, इसकी अपनी, इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये क्या करेगा, ये सारे एन्युटी कैश फ्लोज को कंबाइंड उनकी फ्यूचर वैल्यू निकालेगा, लेकिन ये उस पॉइंट पे ले जाएगा जिस पे लास्ट कैश फ्लो है। ये एक कैश फ्लो पीछे लाता है, एक साल, एक पीरियड, ये उसी पीरियड पे ले जाएगा जहां लास्ट कैश फ्लो होता है ऑफ द सीरीज। तो इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है, लेकिन बहरहाल हमने ये फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला भी पढ़ा है। फिर आप पढ़ते हैं IRR एंड MIRR की कैलकुलेशन भी, जिसका अभी सनाउल्लाह जिक्र भी कर रहे थे। IRR आपने पढ़ा हुआ है, कैफ में IRR कैलकुलेट होता है यूजिंग द इंटरपोलेशन फॉर्मूला, इज इक्वल टू A प्लस P माइनस N डिवाइड बाय P माइनस N B माइनस A मल्टीप्लाई कर रहे हैं, where A is lower rate with positive NPVP and B is higher rate with negative NPVN, राइट। इस फॉर्मूले के थ्रू आपने IRR निकालना सीखा है। IRR की कैलकुलेशन आएगी, इस तरीके से निकालेंगे। वैसे तो अब हम एक्सेल में IRR लिखते हैं। IRR का फॉर्मूला होता है, IRR कैश फ्लो सीरीज बताते हैं पूरी, और साथ में एक
एस्टिमेटेड डिस्काउंट रेट डाल देते हैं, चाहे तो डालें चाहे तो ना डालें, वो खुद ही आपको IRR निकाल के दे देता है एक्सेल में तो या आपकी स्प्रेडशीट में। लेकिन अगर हमसे मैनुअली कैलकुलेट कराया जाए तो ये इटरेटिव प्रोसेस के थ्रू आप क्या करते हैं, एक लोअर रेट और एक हायर रेट, उन दोनों के दरमियान इंटरपोलेशन कहलाती है। IRR वो रेट है जिस पे NPV जीरो हो जाए अगर उसी रेट से डिस्काउंटिंग की जाए। तो ए वो छोटा रेट जिससे NPV पॉजिटिव है, यकीनन IRR इज ग्रेटर देन ए जिस पे NPV जीरो होगी, और IRR इज यकीनन लोअर देन बी जिस पे NPV नेगेटिव है, क्योंकि IRR वो रेट है, IRR वो रेट है जिस पे NPV जीरो होनी चाहिए। ए पे NPV पॉजिटिव है, बी पे नेगेटिव है, तो ये दोनों के दरमियान है। IRR इज इन बिटवीन ए एंड बी। ये इंटरपोलेशन के दरमियान, इस और इनके दरमियान कहाँ है, ये फॉर्मूला इंटरपोलेशन से उससे निकालता है। इसके लिए हम ये कहते हैं कि ए एंड बी के दरमियान जो है ना, ये डिफरेंस शुड बी रीजनेबल। डिफरेंस शुड बी आइडियली 5% हो, बहुत हो तो 7%, बट शुड नॉट बी डिफरेंस 5% से ज़्यादा ना हो, वरना इंटरपोलेशन, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन इंटरपोलेशन हो रही है तो ये इससे रिजल्ट डिस्टॉर्ट होता है। ये बात सनाउल्लाह भी कर रहे थे, लेकिन रीजनेबल यानी हमारी डिफरेंस हमारा रीजनेबल हो, यही बात हमने वहाँ भी की थी, लेकिन उसका इससे ताल्लुक नहीं है। वहाँ तो हमने सिर्फ एक जनरल डिस्कशन की थी। यहाँ ये ज़रूरी है, ये सेंसिटिविटी में मिसिंग फिगर्स में वो एक अलग चीज़ थी। यहाँ हमारा ए और बी के दरमियान डिफरेंस जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 5% से आइडियली ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसीलिए फिर हमने एक अंदाजन अप्रॉक्सीमेट ARR के थ्रू, IRR हम कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली 2/3 ऑफ ARR, ये बात हम करते हैं। या हम ये कहते हैं कि अगर आपने स्टार्ट करनी है तो डिस्काउंट रेट आपको गिवन होता है जनरली क्वेश्चन में, तो डिस्काउंट रेट के आसपास से डिस्काउंटिंग शुरू कर दें आप, तो स्टार्टिंग रेट आपको मिलना चाहिए। स्टार्टिंग रेट ए है जिससे NPV पॉजिटिव है, या बी है जिससे NPV नेगेटिव है स्लाइटली। अगर ए से डिस्काउंटिंग की, NPV स्लाइटली पॉजिटिव आ गई, 5% 7% हायर रेट से डिस्काउंटिंग करेंगे तो NPV नेगेटिव आ जाएगी, इंटरपोलेशन कर लें। स्टार्टिंग रेट ऐसा है जिससे NPV नेगेटिव आ गई तो वो बी है, उससे 5-7% छोटे रेट से डिस्काउंटिंग करें, NPV पॉजिटिव आनी चाहिए, दोनों के दरमियान फिर इंटरपोलेशन करने इस फॉर्मूले के थ्रू IRR आ जाएगा। तो ये IRR की कैलकुलेशन हमने सीखी है। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट और एक चीज़ डिस्कस की है जिसे हम कहते हैं MIRR, इट इज़ कॉल्ड मॉडिफाइड IRR, हमारी अपनी पसंद का IRR। ये डिस्कशन बेसिकली ट्रिगर करती है IRR NPV कॉन्फ्लिक्ट, हम दोनों का कंपेयर करते हैं और फिर हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि बाद औकात IRR NPV डिसीजन मेकिंग कॉन्फ्लिक्ट आता है। ये कॉन्फ्लिक्ट इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स में नहीं आता, यानी फॉर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स फाइनेंशियल वायबिलिटी अगर आपने करनी है असेस, तो नो कॉन्फ्लिक्ट, जो डिसीजन NPV देगा जी, NPV एंड IRR सेम डिसीजन पे पहुंचाएंगे। NPV कह रहा है NPV पॉजिटिव होगी तो IRR ग्रेटर देन रिक्वायर्ड रेट होगा, NPV नेगेटिव होगी तो IRR लेस देन रिक्वायर्ड रेट होगा, ये तय है। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की फाइनेंशियल वेबिलिटी में कोई नो कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट तब आएगा जब कंपैरेटिव एनालिसिस होगा, जब आप कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे ऑफ टू फाइनेंशियली वायबल प्रोजेक्ट्स। जैसे एक प्रोजेक्ट P है, दो फाइनेंशियली वायबल प्रोजेक्ट लेते हैं, प्रोजेक्ट P and Q, NPV इसकी भी पॉजिटिव, इसकी भी पॉजिटिव, IRR इसका भी ग्रेटर देन रिक्वायर्ड रेट, इसका भी ग्रेटर देन रिक्वायर्ड रेट। अब अगर मुझे चूज करना है, हो सकता है NPV कहे कि P बेहतर है, ये ज़्यादा हाईएस्ट NPV उसकी आ जाए, और IRR कहे कि ये बेहतर है। ये है वो कॉन्फ्लिक्ट जिसका मैं बात कर रहा हूँ कि कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ टू फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स में रैंकिंग के पर्सपेक्टिव से रैंकिंग कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है NPV और IRR का। ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों आता है उसकी हमने कहा है, डिस्कशन की है, वो है री इन्वेस्टमेंट रेट अजम्पशन।
भाई ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं हो सकता कि एनपीवी कहे ये पॉजिटिव है और आईआरआर कहे कि जी ये प्रोजेक्ट अंडरटेक नहीं होना चाहिए, वायबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। एनपीवी एंड आईआरआर will certainly give you the same view about the financial viability of a project। हाँ, दो फाइनेंशियली वायबल प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी रैंकिंग के पर्सपेक्टिव से ये दोनों डिफरेंट कंफ्लिक्टिंग आंसर दे सकते हैं कि कौन सा बेहतर है, ये कह रहा हूँ मैं बात। और वो कन्फ्लिक्ट क्यों आता है? वो इसलिए कि दोनों के दरमियान दो डिफरेंट री इन्वेस्टमेंट रेट अजम्पशन है। री इन्वेस्टमेंट रेट अजम्पशन क्या होती है कि कैश इनफ्लो जनरेट हुआ, वो लेट से आपने एक प्रोजेक्ट किया, आज आपने लगाए 500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की, आउटफ्लो हो गया, अगले साल उसने आपको एक इनफ्लो दिया 50 मिलियन का, फिर उसके अगले साल उसने आपको 150 मिलियन का इनफ्लो दिया। अब ये इनफ्लो कहीं री इन्वेस्ट होगा ना, इसको क्या करेंगे आप? यू विल इन्वेस्ट समवेयर। ये इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट ऑफ दैट कैश इनफ्लो टिल द प्रोजेक्ट एंड्स, ये कहाँ होगी, किस रेट पे होगी, ये अजम्पशन है जो नजर नहीं आती है, लेकिन कैलकुलेशन में कुछ बिल्ट इन अजम्पशन है। एनपीवी अज्यूम करती है यू विल बी एबल टू अज्यूम, ये कहती है री इन्वेस्टमेंट ऑफ द कैश फ्लो होगी एट रिक्वायर्ड रेट, जो कि डिस्काउंट रेट है। आप कम से कम इनको ऐसे प्रोजेक्ट्स में डालेंगे जो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट है वो मिलता रहेगा। आईआरआर टेक्निक ऑन द अदर हैंड थोड़ी अनरीजनेबल इरेशनल अजम्पशन लेती है कि री इन्वेस्टमेंट होगी इक्वल टू आईआरआर, यानी ये मेथड अज्यूम कर रहा है कि आप री इन्वेस्ट करेंगे सेम ही प्रोजेक्ट में और उतना ही फिर आईआरआर में मिलेगा, विच इज अनरीजनेबल, विच इज एट टाइम्स नॉट पॉसिबल, राइट। ये डिस्कशन की है हमने, और फिर हम कहते हैं कि हमें एनपीवी की अजम्पशन हमें अच्छी लगती है, तो एनपीवी की रैंकिंग को हम फॉलो करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा रीजनेबल है। और फिर हमने कहा कि अगर हम कोई ऐसा आईआरआर निकालें जिसके अंदर ये री इन्वेस्टमेंट रेट अजम्पशन हो, उसका नाम है मॉडिफाइड आईआरआर। आईआरआर with reinvestment rate assumption similar to that of NPV, assumption of required rate कह लें या same as NPV, जो कि NPV में assumption built in है, same reinvestment rate assumption, यानी हमारी अपनी पसंद का एक मॉडिफाइड, इसीलिए इसका नाम भी क्या है, मॉडिफाइड आईआरआर, कि हमने उसको मॉडिफाई किया फॉर आवर पसंद की assumption। इसे कहते हैं एम आई आर आर। एम आई आर आर की कैलकुलेशन कैसे होती है, एम आई आर आर क्या है, फिर एम आई आर आर की जब हम एम आई आर आर कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे एम आई आर आर भी कहेगा कि ये प्रोजेक्ट बेहतर है, क्योंकि इसकी और इसकी अजम्पशन सिंक्रोनाइज हो गई, तो एम आई आर आर भी कहेगा पी बेहतर, पी बेहतर, पी बेहतर। तो ये मॉडिफाइड आई आर आर का कॉन्सेप्ट है जो कि हम पढ़ते हैं, हमने डिस्कस किया है तफसीलन और आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। यहाँ तक हमें क्लियर है? ये एक टॉपिक है जो भी आपने अच्छे तरीके से करना है। अच्छा, एम आई आर आर की कैलकुलेशन इज इवन ईजियर देन आई आर आर, बहुत ही आसान है। इसमें क्या करते हैं, हम आउटफ्लो को छोड़ के सारे कैश फ्लोज को एंड में ले जाते हैं और उससे एक आई निकाल देते हैं। एम आई आर आर इस कैलकुलेशन इज आसान देन आई आर आर, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। और मैनी टाइम का पास्ट पेपर्स में रिसेंटली वो कहता है कैश फ्लो देता है, कहता है एनपीवी भी निकालें, कहता है आई आर आर भी निकालें और एम आई आर आर भी निकाल दें, या आई आर आर निकालें और साथ में एम आई आर आर भी निकालें। तो अलग से देखें, आईआरआर हो या एमआईआरआर हो या एनपीवी हो, कैश फ्लो सबके लिए सेम है, कैश फ्लो सेम है, उसके बाद का प्रोसेस डिफरेंट है। एनपीवी में उनको डिस्काउंट करते हैं, आईआरआर में इंटरपोलेशन से एक आईआरआर निकालते हैं, एमआईआरआर में उनको डिफरेंटली अरेंज करके और उससे एमआईआरआर निकालते हैं। तो कैश फ्लोज अगर बन गए तो फिर मैं एनपीवी आईआरआर एमआईआरआर निकालूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता मुझे। तो इसीलिए बाज़ क्वेश्चन में अब वो रिसेंटली बड़ा आराम से ही पूछता है कि अच्छा एमआईआरआर निकाल के बताएं, आईआरआर भी नहीं कहता, कहता है अच्छा एमआईआरआर निकाल दें। तो कैश फ्लोज तो वैसे ही बन गए, फिर आपने एमआईआरआर निकालना है। तो एमआईआरआर एक बार आप सीख लेंगे तो फिर ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इज दैट ओके? यहाँ तक इज इज गुड फॉर टुडे? जी सनाउल्लाह बताइए। अच्छा सर, जी मेरा ये अभी क्वेश्चन था कि फॉर एग्जांपल अगर एमआईआरआर की एग्जांपल ले लें, तो इसमें मैं पे सबसे पहले अगर मैनुअली सॉल्व करना चाहूँ तो सारे कैश फ्लो पहले मैं एंड पे लेके जाऊंगा, फिर वो कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू जो है रेट निकालूंगा, फिर आंसर आएगा। वेर एज अगर मैं जो हूँ एक्सेल से डायरेक्ट फॉर्मूला के थ्रू एमआईआरआर निकालूं तो वो 1 सेकंड में आंसर दे देगा।
तो एग्जामिनर हम लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने पे मार्क्स अवार्ड करेगा, या वो बोलेगा कि भाई सारी एग्जाम आप जो है ना वर्किंग करके दिखाओ फिर ही आपको मार्क्स मिलेंगे? हाँ, वर्किंग करके दिखा लीजिएगा, यानी वो भी वर्किंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ना, और आप फॉर्मूले के थ्रू सिर्फ चेक कर लें। यानी आप ओके। MIRR में क्या करेंगे, इन सबको यहाँ ले जाएंगे, तो आप क्या करें, इधर इधर डालते जाएं, ये जी फ्यूचर वैल्यू ईयर 4, फ्यूचर वैल्यू ईयर 3, फ्यूचर वैल्यू ईयर 2, फ्यूचर वैल्यू ईयर 1, ये बन गया। इसे कर दें एस, लिख दें, इसे कह दें पी, और फिर ये फॉर्मूला लगाएं और फिर निकालें, ये MIRR बन गया। और फिर अपनी तसल्ली के लिए MIRR फॉर्मूले से एक बार चेक भी कर दें, लेकिन कैलकुलेशन उसे करके दिखाएं, ताकि आप उसको ये बताएंगे कि यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ MIRR, कि मैं क्या कर रहा हूँ, री इन्वेस्ट कर रहा हूँ एट द रिक्वायर्ड रेट। समझ रहे हैं सनाउल्लाह? ओके जी सर, थैंक यू। जी, क्योंकि यही तो है असल कॉन्सेप्ट, कि हम क्या कर रहे हैं, री इन्वेस्ट करवा रहे हैं एट रिक्वायर्ड रेट। ये आपने एग्जामिनर को अपनी अंडरस्टैंडिंग दिखानी है। चलिए, आई रेस्पॉन्ड लेटर, नॉट एबल टू फाइंड। तो दोस्तों बस फिर हम यहाँ पे क्लोज करते हैं आज की क्लास। अच्छा, सनाउल्लाह कह रहे हैं सम हैंडआउट्स आर मिसिंग दैट आर बीइंग डिस्कस्ड ड्यूरिंग द लेक्चर्स। तो आप बता दें और वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो लेक्चर कहीं मिसिंग है, अपलोड नहीं हुए हुए, तो डू लेट मी नो, ग्रुप पे डाल दीजिएगा, विल गेट देम अपलोडेड, डोंट वरी। ठीक है, तो चलें अपनी तैयारी जारी रखें, वील मीट इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे, ऑल द बेस्ट। और अगर बीच में कोई क्वेश्चन हो, जस्ट व्हाट्सएप ऑन द ग्रुप और व्हाट्सएप मी ऑन my number. I'll try to respond within 24 hours. Thank you and Allah Hafiz.